नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़। आज हम कक्षा 7 के एसएसटी के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 इस पुस्तक के अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के चौथे भाग के साथ उपस्थित हैं। इसके पहले के इस अध्याय के 3 भागों में हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन एवं राजनीतिक दल, इन 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज की हमारी चर्चा का बिंदु है सरकार यानी गवर्नमेंट। लोकतंत्र में सरकारों की अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए उत्तरदायी सरकारों का होना अनिवार्य है। अगर सरकारें नहीं होंगी तो जन कल्याण के लिए उपयोगी नियम और कानून बनाना संभव नहीं हो पाएगा और उसको लागू करना भी संभव नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए उत्तरदायी सरकारें अनिवार्य हैं। अब सरकार का गठन कैसे होता है? तो सरकार का गठन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा और उनके बीच में से की जाती है और सरकारें संविधान के दायरे में रहकर, यानी देश का जो संविधान है उस संविधान में जो नियम और दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके दायरे में रहकर जन कल्याण के लिए नियम और कानून बनाती हैं और उसे लागू करती हैं। जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। कड़ी या सेतु यानी पुल की तरह कार्य करते हैं। जनता की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं और आवश्यकताएं होती हैं वह सरकारों तक पहुंचाते हैं और सरकार के द्वारा जो नीतियां और कानून बनाए जाते हैं उसकी जानकारी जनता को देते हैं। वे जनता का प्रशिक्षण करते हैं। ये जनप्रतिनिधियों का कार्य है। भारत में सरकार के गठन के लिए बहुमत के सिद्धांत को अपनाया गया। बहुमत के सिद्धांत से हमारा अभिप्राय क्या है? जब केंद्र में सरकार का गठन करना होता है तो लोकसभा के लिए पूरे देश में आम चुनाव होते हैं। इन आम चुनावों में जिस दल को बहुमत यानी आधे से अधिक सीटें मिल जाती हैं उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उस दल के मुखिया को यानी बहुमत प्राप्त दल के मुखिया को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात केंद्र की सरकार बनती है और इसी तरह राज्यों के लिए विधानसभाओं की चुनाव होते हैं और विधानसभाओं के चुनाव के फलस्वरूप विभिन्न विधानसभाओं में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है यानी आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं उस दल की सरकार वहां उस राज्य में गठित होती है। अब हम चर्चा करेंगे सरकार का गठन कैसे होता है और विपक्ष की भूमिका क्या होती है। तो अब हम सरकार के गठन की चर्चा करते हैं। सरकार का गठन या फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ये कैसे होता है? तो हमने चर्चा की कि बहुमत प्राप्त दल या समूह से तात्पर्य क्या है कि कई बार ऐसी स्थिति आती है जब किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता, यानी आधे से अधिक सीटें किसी एक पार्टी को प्राप्त नहीं होती, तब उस स्थिति में उसे अन्य दलों से सहयोग लेना होता है और इस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करके दलों का एक गठबंधन तैयार होता है और फिर उस गठबंधन का एक नेता चुना जाता है और ऐसा व्यक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में, और अगर राज्यों में भी यही स्थिति हो यानी बहुमत किसी को प्राप्त नहीं हुआ तो वहां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अकेले किसी भी विषय पर निर्णय नहीं लेता। भारत की जो व्यवस्था है उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री अकेले फैसले न लेकर इसके लिए मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की उपस्थिति में फैसले लेते हैं।
ये मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, जो अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कृषि, गृह, वित्त, मानव संसाधन इत्यादि विभिन्न विभागों के अलग अलग कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर कैबिनेट या मंत्रिमंडल का गठन होता है। इसके अतिरिक्त 2 और तरह के मंत्री होते हैं, जिनमें एक है राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के। इससे हमारा अभिप्राय है कि किसी विभाग में एक मंत्री को राज्य मंत्री बनाया गया, यानी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, मगर उस विभाग का जिम्मा उनको पूरी तरह से सौंप दिया गया, तो वे मंत्री स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कहे जाते हैं। इसके साथ ही कभी कभी किसी विभाग में अधिक काम हो जाने पर उसमें उप मंत्री का भी चुनाव किया जाता है। प्रतिनिधियों में से उप मंत्री भी चुने जाते हैं। तो हमने देखा कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, ये तीनों तरह के लोग शामिल होते हैं। देश के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे कैबिनेट में लिए जाते हैं, यानी मंत्रिमंडल में। तो मेरे ख्याल से मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों का फर्क आपने समझा। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी होते हैं। तो इस तरीके से सरकारों का गठन होता है और ये कैबिनेट सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। अभी हमने सरकार के कार्यों की चर्चा की, सरकार का गठन कैसे होता है इसकी चर्चा की। अब हम विपक्ष की चर्चा करते हैं। विपक्ष अर्थात वे दल जो सदन में बहुमत से दूर रह गए, यानी जिस दल को बहुमत मिली उन्होंने तो सरकार बना ली, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जिनको बहुमत नहीं मिल पाया। जो बहुमत से दूर रह गए वे प्रतिपक्ष कहलाते हैं या विपक्ष के दल कहलाते हैं। और ऐसा दल जिसको कम से कम सदन के 10% सदस्यों का जिसके सदस्य चुने गए, उनका नेता प्रतिपक्ष कहलाता है। जो घोषित रूप से नेता प्रतिपक्ष होता है वह भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। अब विपक्ष के कार्य क्या होते हैं? किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए विपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कार्यों को देखें। सरकार के सकारात्मक कार्यों में सहयोग करना विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अभी हम वर्तमान समय में देखें, अभी कोरोना वायरस के कारण सारे विश्व में एक महामारी फैली हुई है। केंद्र की सरकार ने कुछ नियम बनाए, कुछ नीतियां बनाई और सारे दलों ने एक मत होकर उस कार्य का समर्थन किया। सरकार के आदेशों का पालन करने में उन्होंने खुद भी सहयोग किया और जनता को भी इसके लिए तैयार किया। तो हम देखते हैं कि सरकार के सकारात्मक कार्यों में सहयोग करना विपक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पुनः दूसरा कार्य सरकार को निरंकुश होने से रोकना। यदि विपक्ष को लगता है कि सरकार के द्वारा लिए जा रहे निर्णय गलत हैं, वे जन विरोधी हैं या संविधान के विरुद्ध हैं, तो विपक्ष के दल इसका विरोध करते हैं। इसके लिए वे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इत्यादि कई कार्य करते हैं। और जब सदन में कार्यवाहियां चल रही होती हैं तब सदन के अंदर वो उसका विरोध करते हैं। इन विषयों पर जनता को जागरूक करते हैं। साथ ही जनता के मुद्दों को सरकारों के समक्ष रखना विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका वाली कार्य है। जब किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान नहीं जाता या सरकार किसी मुद्दे को अलग तरीके से ट्रीट करती है,
तब विपक्ष जनता के मुद्दों को सरकारों के समक्ष जोर शोर से रखती है और सरकारों को बाध्य करती है कि वे जनता के मुद्दों को, उसके सरोकारों को हल करें। इसके साथ ही विपक्ष के दल अपने नीतियों के द्वारा जनता के समक्ष एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करते हैं और आगामी चुनावों में अगर सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप, जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हो तो उसे एक विकल्प भी प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने लोकतंत्र के लिए जो महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य हैं उनमें सरकार की चर्चा की, सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं और विपक्ष की क्या भूमिका है, इसकी चर्चा की। एक प्रश्न, केंद्र में अभी किस दल की सरकार है और हमारे राज्य झारखंड में किस दल की सरकार है? सोचिए, मैं बताता हूं। अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कई दलों का समर्थन भी हासिल है और इस दल के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। हम अपने झारखंड की बात करें, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में 3 दलों के गठबंधन की सरकार है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन है। इस बात को याद रखेंगे। उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी और आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के लोगों को भी जागरूक करें और लॉकडाउन ई पाठशाला के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सीखें और अपनी क्षमता बढ़ाएं। थैंक यू।